हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम आपने जैसे थंबनेल में देखा है कि आज हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 एक्सरसाइज 9.2 के। तो इनके अंदर ना अर्थमेटिक मीन्स के बारे में डिस्कशन किया गया। तो पहले थोड़ा सा अर्थमेटिक मीन का रिवीजन कर लेते हैं। इसकी एक बार तो मैंने इसको थ्योरी में बताया था एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने से पहले ना, जस्ट पहले। तो अभी इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। होता क्या है, 2 नंबर हमें मिलते हैं ए और बी। इनके बीच में हमें कुछ ऐसे नंबर बताने हैं A1 A2 और पता नहीं कहाँ तक, तो AN में मान लेता हूँ। तो ये सब के सब दिस एंड ये सब कुछ जो भी है, ये सब के सब अगेन क्या फॉर्म करने चाहिए, AP। ये सब क्या बना लेंगे, AP बना लेंगे। प्राइमरली आपको दिए 2 चीज़ें आएगी, A एंड B। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दिया जा रहा है। आपको बताना है कि बीच में 5 नंबर डाल दिए, 10 नंबर डाल दिए, 100 नंबर डाल दिए, 1000, लाख, करोड़, कितने भी नंबर डाल दिए। लेकिन जितने भी नंबर है वो प्लस ये दोनों नंबर ही किनारे वाले, एन नंबर बीच वाले और 2 नंबर ही किनारे वाले, टोटल कितने नंबर हो गए, N+2। ये सारे के सारे N+2 नंबर किस में होने चाहिए, AP में होने चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को जो हमने बीच में डाले उनको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन्स, AM। इन सबको हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन्स बोलते हैं। तो इनकी वैल्यू कैसे बताएं। अब देखो AP में है तो पहला नंबर ये क्या है, फर्स्ट टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म। ये हमेशा किसका काम कर लेगा, फर्स्ट टर्म का काम कर लेगा ये। और ये ए फर्स्ट टर्म का काम कर लिया तो B किसका काम करेगा, B फिर लास्ट टर्म का काम कर लेगा। ठीक है, तो अब फिर बचता क्या है, बीच वाली टर्म्स बचती है। तो जैसे A1, अब A1 नहीं पता हमें कि भाई ए में क्या जोड़ें, क्योंकि AP है तो ऑब्वियसली ए में कुछ जोड़ेंगे तभी तो A1 मिलेगा। तो हमें नहीं पता कि भाई A1 क्या है, तो मैं क्या करूँगा, मैं मान लूँगा कि D जोड़ा। क्या जोड़ा हमने, D। तो A1 क्या हो गया, A+D। A2 क्या हो जाएगा, A+2D। देखो अब यहाँ पे ना इस चीज़ को भी समझो कि A1 में एक बार D आया। अब ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि A1 पहले स्थान पे नहीं था। जो भी पहले नंबर पे आता है उसमें उसके पास कोई D नहीं होता है। दूसरे स्थान वाले के पास में एक D होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, दूसरे स्थान वाले का नाम A1 है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये पहला या दूसरा है। एक्चुअली A1 कैपिटल A है ये अर्थमेटिक मीन है, पहला वाला अर्थमेटिक मीन। उससे पहले एक नंबर निकल चुका है। तो यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैच होती है, और मतलब थोड़ा सही सा मैच होता है, एक कम नहीं होता। यहाँ पे A1 है तो एक D आएगा यहाँ पर। यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे D2 आएंगे ना, 2D। जैसे अब तो इस फ्लो में आप बता सकते हो। ऐसा क्यों बताया मैंने, क्योंकि इसे ना लास्ट वाला निकालने आसानी होगी। लास्ट वाले में AN है तो यहाँ पे A+D कितने आ जाएंगे, N आ जाएंगे, ND आ जाएंगे। तो इसी फ्लो में अब यहाँ पे भी नहीं रुकना है। आप ये भी बताओ भाई, D जुड़ता चला जा रहा है, जुड़ता, तो AN के बाद में ये B, ये सब लोग AP के पार्ट है ना, तो इन दोनों के बीच में भी कितना अंतर होना चाहिए, D का अंतर होना चाहिए। तो अब B क्या हो जाएगा, तो इसमें D कितने आए, N आए, तो इसमें एक और D बढ़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, A+N+1 इंटू D। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट किया था कि भाई मेरे को नहीं पता कि इन दोनों के बीच कितना अंतर है। तो D एक्चुअली यहाँ पर जो अननोन है, वो अननोन कौन है, D अननोन है ना। हमें नहीं पता कि D क्या है, D हमें निकालना है। और हर क्वेश्चन की यही कहानी है, हमें D ही निकालना होता है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पे ना ये, अब लेकिन ये लास्ट में ही पता चल गया कि लास्ट टर्म का काम कौन कर रहा है, B कर रहा है। तो B तो हमें पता है, ये A हमें पता है, N हमें पता होगा, क्वेश्चन में दिया होगा कि भाई इतने नंबर डालने हैं, इनकी संख्या ही तो N है, 5 डालने तो N की वैल्यू 5 होगी। तो अब D, बस एक ही नॉन बचा, तो यहाँ से हम D की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब कैसे, इस B को इसके बराबर रख के A+N+1 इंटू D, यहाँ से D हम पता कर लेते हैं। ठीक है, और फिर अपना क्वेश्चन सारा कुछ सेट हो जाता है। D की वैल्यू फिर यहाँ रख दूंगा तो ये मिल जाएगा, यहाँ रख दूंगा तो ये मिल जाएगा, सब कुछ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस, मतलब 8 और 26 के बीच में 5 नंबर हम डाल देंगे। तो 8 और 26 2 नंबर तो ये हो गए, और 5 नंबर नए वाले, तो टोटल 7 नंबर हो गए। तो ऐसे हमें एक नई नई सीक्वेंस मिलेगी। बताना है कि जो नई सीक्वेंस मिलेगी वो क्या है, AP है। ठीक है, वो क्या है, एक AP है। बताना नहीं है, एक्चुअली ये दे रखा है हमें फाइंड, तो ये बताना तो ये है कि वो इंसर्ट करने ना, डालने वो 5 नंबर, वो कौन से नंबर हम डालेंगे वो हमें बताना है। AP बननी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन है, 8 यहाँ पर मैंने मान लिया, 26 यहाँ पर मान लिया, तो बीच में 5 नंबर डालने मेरे को, तो मैं अर्थमेटिक मीन ही डालूंगा उनको। अगर ये सब कुछ AP बनाएंगे तो इनको बीच वालों को हम अर्थमेटिक मीन ही बोलते हैं। तो इनको A1 बोल दिया, A2, ये A3, ये A4 और ये A5 बोल दिया। ये 26 हो गया। ऐसे करके ये एंड दिस, ये सब के सब क्या बना रहे हैं, AP बना रहे हैं, है ना। देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर ना लैंग्वेज वगैरह ज़्यादा लिख नहीं रहा, और मैथमेटिक्स में ज़्यादा लैंग्वेज होती भी नहीं है।
आप अगर समझ में आ गया ना तो आप फिर पूरा निबंध लिख सकते हो, पूरा ऐसे लिख सकते हो इस पर, ठीक है। तो 8 ये हो गया ना, दिस इज़ कंप्लीट एन एपी। तो इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो मैं डी मान लेता हूँ, क्योंकि यही तो नहीं पता ना, बस 8 है, बस A1 निकालना है। 8 और A1 इन दोनों में किस चीज़ का अंतर है, डी का अंतर है। A1 के अंदर 8 तो होगा ही होगा, प्लस कुछ डी जुड़ गया होगा तो A1 मिल गया होगा हमें, बस वो डी नहीं पता हमें, तो वही से हम मानने से चालू कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया। तो अब बताओ A1 क्या हो जाएगा, ये तो 8 का 8 हो गया, A1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि पहला नंबर तो 8 है, दूसरा 8 प्लस डी हो गया। A2 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2D, क्योंकि इसमें आप डी जोड़ोगे तो इसमें फिर आप डी जोड़ोगे तो फिर ऐसे 8 प्लस डी तो 8 प्लस 2D हो जाएगा, वही एपी वाली फीलिंग है और कुछ नहीं। A3 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 3D हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब ये डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे A3 है तो A प्लस 2D होना चाहिए था ना, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे A3 है, लेकिन A3 की जगह तो देखो आप कौन सी है, पहली जगह 8 बेटा है, दूसरी जगह A1, तीसरी जगह A2 और चौथी जगह A3 बेटा है, तो चौथी जगह बेटा है, तो चौथी जगह वाले में तो 3 ही आएगा, ठीक है। इसके नाम पे मत जाओ, इसके सीट नंबर पे जाओ। A4 में क्या हो जाएगा, 8 प्लस 4D। A5 में 8 प्लस 5D। 26 में क्या हो जाएगा, 26 की 26 है, इसका ऐसा मत छोड़ देना कि भाई 26 की 26 में क्यों लिखूँ, नहीं लिखो, D फंस जाएगा इस चक्कर में। 8 प्लस 60 ये हो जाएगा। तो अब हमें पता चल गया कि भाई जो 26 है वो किसके बराबर है, 8 प्लस 6D के बराबर है। तो यहाँ से D निकालना मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात होगी। 8 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 26 माइनस 8 कितना हो गया, 18 हो गया, बराबर 6D। तो यहाँ से ये 6 इसको 18 को काटेगा तो 3 बार काट देगा, तो 3 इक्वल टू क्या हो गया, D हो गया। D की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 3। तो अब देखो जो बीच में जो हमें नंबर डालने थे, है ना, जो बीच में हमें नंबर डालने थे वो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ये है बीच वाले नंबर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो 8 प्लस डी, ये नंबर क्या बन जाएगा, 8 प्लस डी, तो 8 प्लस डी की जगह 3 है, तो 8 और 3 क्या हो गया, 11 हो गया। ये नंबर क्या बन जाएगा, 8 प्लस 2D, तो 8 2D कितना हो गया, 2 इंटू 3 6, तो 8 प्लस 6 ये 14 हो गया, ठीक है। अब इसमें और डी बढ़ा दियो, अब ये ऐसे बार बार डी पुट मत करो आप, इसमें पता चल गया यार डी है कॉमन डिफरेंस, अब AP है तो इसमें 3 बढ़ा दो, 11 में 3 बढ़ा दो 14 आ गया, 14 में 3 बढ़ाओगे तो 17 मिल जाएगा, फिर इसमें 3 बढ़ाओगे तो 17 में 20 मिल जाएगा, 20 में 3 बढ़ाओगे तो 23 मिल जाएगा, ठीक है। और 23 में 3 बढ़ाओगे तो ये 26 मिल जाएगा, जो कि है भी 26। तो मतलब एकदम सब कुछ सेट है, मतलब ऐसे पूरी सेटिंग देख के मज़ा आता है यार कि मतलब डेटा किस तरीके से अच्छे से मतलब सेट है। और मतलब मैथमेटिक्स के अंदर यही चीज़ मस्त लगती है कि आपको कोई एक्सेप्शन नहीं होता, सब कुछ सही होता है, ठीक है दोस्तों। तो यही अपने 5 नंबर मिल गए, आंसर आप पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको यही मिलेंगे, 11 14 17 20 और 23, ठीक है। तो ये A1 A2 A3 ऐसे, बाकी आप थ्योरी मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आप पूरी थ्योरी लिख सकते हो, पूरा निबंध लिख सकते हो, इस पर पूरा ऐसे लिख सकते हो कि लेट द 5 नंबर्स आर A1 A2 A3 दिस बिकॉज दीज नंबर्स आर इन AP, देयरफॉर फर्स्ट इज 8, देन A1 विल बी 8 प्लस D, A2 विल बी दिस एंड दिस, ठीक है। सिमिलरली 26 विल बी 8 प्लस 60, देयरफॉर दिस इज, फिर सोल्व कर लेंगे उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 15 में है, इफ़ a रेस्ट टू पावर n प्लस b रेस्ट टू पावर n अपॉन a रेस्ट टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेस्ट टू पावर n माइनस 1 इज द अर्थमेटिक मीन, ए मतलब अर्थमेटिक मीन, बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो ऐसा है कि यहाँ पर a और b के बीच में, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 8 और 26 के बीच में 5 अर्थमेटिक मीन पूछ लिए थे, यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर एक ही अर्थमेटिक मीन पूछा है। तो मैंने थ्योरी में बताया था जब एक ही पूछा जाए तो बहुत ही आसान होता है, आप दोनों नंबर्स को डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक है, दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो। कैसे, अब जैसे एवरेज निकालते हो ना, तो एक अर्थमेटिक मीन निकालना तो एवरेज निकालने के बराबर ही है। जब 2 अर्थमेटिक मीन निकालने होते हैं तब थोड़ा सा हमें वो इस पिछले वाले क्वेश्चन जैसा अप्रोच लगाना पड़ता है, लेकिन एक अर्थमेटिक मीन इज एन एवरेज ऑफ बोथ द नंबर्स, या फिर जितने भी नंबर्स है। तो बस हमें यही करना है, तो हमें एन की वैल्यू बतानी। तो ऐसी सिचुएशन है, क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू दिस, ये दे रखा है, ये क्वेश्चन की भाषा है। लेकिन अब हम खुद से भी तो करेंगे ना, हम खुद से भी सोल्व करेंगे इसको सेल्फ, तो इसको खुद से सोल्व करेंगे। तो आप खुद बताओ कि ए और बी के बीच में जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, मीन एवरेज के बराबर ही होगा। तो 2 नंबर ए और बी, तो डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, a प्लस बी बाई 2 इज दी
डिफ़ॉल्ट मीन, वन मीन बिटवीन ए एंड बी, ये होता ही होता है हमेशा। और इधर क्या है, ये इधर इसके बराबर में इक्वेट कर दूंगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सोल्व करते रहो करते रहो करते रहो, और जो भी फिर एन लास्ट में फंसेगा उसकी वैल्यू हम बता देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पर ए और बी दोनों के बीच में एक अर्थमेटिक मीन की बात की गई है। तो क्वेश्चन में स्वाभाविक है कि ए और बी बराबर नहीं लिया जाएगा। जब दोनों को अगर हम बराबर ले लेंगे तो अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड ए तो ए ही हो जाएगा ना भाई, ए प्लस ए बाई टू। तो फिर इसका भी कोई सेंस नहीं रहेगा कि ए की पावर एन प्लस ए की पावर एन, क्योंकि सब कुछ सेम हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे, फिर एन का भी कोई महत्व नहीं रहेगा, एन तो फिर कुछ भी ले लो। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ए और बी अलग अलग लेके चलें। क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन की फीलिंग यही है कि आप ए और बी को अलग अलग लेके चलो। तो खैर अब इसको सोल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो, मैं वो नहीं लिख रहा कि पहला ये ब्रैकेट लिखूँ फिर ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ऐसा सजा के लिखूँ, वो सजा के नहीं लिख रहा, नहीं तो हमें सजा मिल जाएगी। हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। ए जब ए की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो इसके पास एक की कमी है, तो ये ए जाके उसकी कमी पूरी कर देगा, ए की पावर एन बना देगा। ऐसे ही ए अब अगर बी की पावर एन माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन, ये उसकी कमी पूरी नहीं कर पाएगा। प्लस बी जाके इसके पास आएगा तो क्या बन जाएगा, b इंटू ए की पावर एन माइनस वन, प्लस b जाके अब b वाले से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी एक पावर बढ़ा देगा, b की पावर n इक्वल टू ये 2 जाके उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों से, तो क्या बन जाएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, a की पावर n, ये क्या है 2 इंटू ए की पावर n, तो a की पावर n ये एक है वो 2 है, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर एक को काट देगा ना, ये डबल में से एक को काट देगा। यहाँ पे b की पावर n है अकेला, इधर ये 2 ट्वाइस ऑफ b की पावर n है, तो उसमें भी एक को निपटा देगा, फिर भी एक एक इधर बच जाएंगे RHS में। इधर क्या बचा, यह है a इंटू बी की पावर n माइनस वन, और यह है b इंटू ए की पावर n माइनस वन, मतलब ए की पावर n माइनस वन इंटू बी बराबर, यहाँ पे दो थे तो एक एक बच गया, ए की पावर n प्लस बी की पावर n। ठीक है, ऐसा हुआ। अब यहाँ से क्वेश्चन को कैसे लीड करें, अगर आप एक डायरेक्शन में गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर क्वेश्चन फंस जाएगा, एन की वैल्यू नहीं आएगी। थोड़ा सा मैंने भी ऐसे किया, जब प्रैक्टिस की तो देखो कुछ अलग अलग कर दिया, फिर देखा कि यार एक्चुअली मैंने ऐसे किया कि भाई इनमें से ना ए और बी कॉमन ले लूँ, क्योंकि आ भी रहा है, ए बी कॉमन ले लिया तो फिर यहाँ पे बी की पावर एन माइनस टू, ए की पावर एन माइनस टू, और फिर वो थोड़ा इस एन से और दूर भाग रहा था, तो फिर मैंने ऐसा नहीं किया। फिर मैंने ऐसे किया कि भाई ये एक की पावर एन है, इसके नज़दीक सेम टू सेम तो नहीं, लेकिन इसके नज़दीक एक की पावर एन माइनस वन है, तो मैंने कोशिश करके इसको इसके पास ले आया। अब ये क्या है, बी की पावर एन है, तो इसके बराबर तो नहीं है बी की पावर एन माइनस वन, हाँ, लेकिन ये दोनों नज़दीक ज़रूर है, तो मैं इसके करीब इसको लेके चला गया। ठीक है, तो ये उधर चलेगी दोनों के दोनों, तो यहाँ पर क्या है ए की पावर एन, ये ऑब्वियसली ये दोनों इधर से उठ के उधर की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों जाके माइनस बन जाएंगे उधर, तो ये उधर चला गया, तो क्या बन गया ये माइनस ए की पावर एन माइनस वन इंटू ये बी हो गया। फिर उधर ऑलरेडी कौन है, बी की पावर एन है, ये भी उधर चला जाएगा किस पास, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ए इंटू बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू, इधर सब लोग ही उधर चले गए तो इधर क्या बचा, जीरो, ऐसा हो गया। अब इन दोनों के अंदर हम कॉमन ले लेंगे, ये ए की पावर एन है, ये ए की पावर एन माइनस वन है, तो कम क्या है, जो कम पावर होती है वही दोनों के अंदर होती है, क्योंकि ज़्यादा वाली तो सबके पास होती नहीं है, तो जो कम पावर है वो तो इसके पास ऑब्वियसली होगी, तो ए की पावर एन माइनस वन हम यहाँ से कॉमन उठा लूँगा, ए की पावर एन माइनस वन यहाँ से कॉमन उठाऊँगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर जैसे समझो कि ये अगर ए की पावर 100 है तो ये ए की पावर 99 है, तो मतलब इन दोनों में एक पावर का अंतर है, ये कम है, ये मैंने उठा ली, इसके पास एक ज़्यादा, फिर भी एक ए बच जाएगा माइनस, ये उठा लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, बी बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, ए माइनस बी। यहाँ पर क्या है कि ये b की पावर n माइनस, इन दोनों में कम क्या है, ये है b की पावर n माइनस वन, तो मैं b की पावर n माइनस वन यहाँ पर उठाऊँगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b, वहाँ पे बचेगा a, तो देखो b माइनस ए बचेगा, इससे बढ़िया कि मैं माइनस का कॉमन ले लूँ ताकि a माइनस बी बच जाए इक्वल टू जीरो। ऐसा क्यों किया, इसके पीछे स्वार्थ है क्या, ये भी a माइनस बी, ये भी a माइनस बी। ठीक है, तो आप b की पावर n माइनस वन, ये कम, लेकिन ये कॉमन लेते टाइम इसका माइनस भी उठा लेना ताकि ये a आगे आ जाए और इसका जो b बचेगा वो माइनस बी बन जाए। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लिया मैंने, a माइनस बी कॉमन ले लिया,
फिर इधर क्या बच गया ए की पावर n माइनस वन माइनस इधर क्या बच गया b की पावर n माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि इसको अगर हम जीरो के लिए बराबर ले लेंगे तो a बराबर क्या बन जाएगा b। और मैंने थोड़ा सा पहले आपको हिंट किया था कि a बराबर b इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को लग रहा है, मेरी अंतरात्मा बोल रही है कि a बराबर b नहीं है, तो इसको हम खारिज कर देंगे। फिर ये दोनों बराबर होंगे तो इसको उधर भेजूँ, तो ये क्या बन गया, जब ये दोनों जीरो हो जाएंगे, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ए की पावर n माइनस वन बराबर बी की पावर n माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर हमें एक वो डिसीजन लेना पड़ेगा। अब डिसीजन कैसे लेंगे, देखो ए की पावर n माइनस वन इक्वल टू बी की पावर n माइनस वन है, दोनों की पावर सेम है ना, दोनों की पावर सेम है, दोनों नंबर बराबर है, लेकिन दोनों का बेस अलग अलग है, ए और बी बराबर हम नहीं लेके चल रहे। तो ऐसा कैसे हो गया यार, दोनों की मतलब पावर ऐसा है सेम और दोनों का बेस अलग अलग है, लेकिन फिर भी नंबर दोनों क्या है, बराबर है, बीच में फिर भी बराबर है। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि 5 की पावर 7 और 7 या फिर 9 की पावर 7 बराबर हो जाए, नहीं हो सकता ना। एक केस में जरूर बराबर हो सकते हैं, इनको तो मैं मतलब बराबर रखना ही नहीं चाहता। ए और बी यहाँ पे अलग अलग है, तो आप एक जगह 5 लेके सोच लो एग्जाम्पल के जरिए और एक जगह 9 लेके सोच लो। अब ऊपर वाली पावर सेम रखनी है, मैं 1 रखूँगा तब भी काम से गया, क्योंकि 5 फिर 9 के बराबर नहीं होगा। मैं 2 रखूँगा तो 5 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, इधर 25 इधर 81 81, वो भी बराबर नहीं है। तो बस एक ही सिचुएशन में बराबर हो सकती है, जब इसकी पावर भी क्या लगा दूँ जीरो और इसकी पावर भी क्या लगा दूँ जीरो। ठीक है, तब 5 की पावर जीरो 1 हो गया, 9 की पावर जीरो 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर है, यहाँ पे जो इसकी पावर है n माइनस वन और इसकी पावर है n माइनस वन, ये किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो n माइनस वन बराबर जीरो, तो n की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई। समझ गए ना। आगे जाके हमने थोड़ा सा अपनी जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, उसको यूज़ में लिया हमने कि कैसे कैसे हम आगे डील करेंगे ऐसे डेटा से। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, फिर भी दोनों नंबर भी सेम है, तो एक ही सिनेरियो बनता है, पावर दोनों की जीरो हो, किसी की पावर जीरो लगा दो फिर तो आंसर सेम आना ही है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर फिट की है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, बिटवीन 1 एंड 31, दो नंबर है 1 एंड 31, जैसे लग रहा है 14 जो क्वेश्चन नंबर 14 था ना, वैसा ही चल रहा है यहाँ पर। m नंबर्स हैव बीन इंसर्टेड इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, वही बात है, अर्थमेटिक मीन डाल दिए हमने, कितने m, बहुत सारे m अर्थमेटिक मीन हमने इसमें डाल दिए। द रेशियो ऑफ सेवन्थ एंड m माइनस वनथ नंबर्स इज 5:9। सातवां जो बीच में हमने m नंबर डाले ना, उसमें से सातवां नंबर और पीछे से मतलब सेकंड लास्ट m माइनस वनथ नंबर, उन दोनों का रेशियो है 5:9। तो हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या है, कितने नंबर हमने इसमें डाले। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 31 है, बीच में हमने m नंबर डाल दिए, तो बीच में एक्चुअली अब ये क्या बनना चाहिए, एक AP भी बनना चाहिए। तो AP बनना चाहिए तो बीच में क्या डालूंगा, अर्थमेटिक मीन ही डालूंगा मैं। तो इसको A1 बोल दिया, इसको A2 बोल दिया, ऐसे करते करते लास्ट में AM आ गया। अच्छा, लास्ट वाला अगर AM है तो इससे सेकंड लास्ट वाला क्या होगा, AM माइनस वन होगा, है ना, एक कम होगा उससे। तो अब इसमें दे क्या रखा है, इसमें ये दे रखा है कि ऐसे नंबर्स में से जो सातवां नंबर है मतलब A7 और जो M माइनस वनथ नंबर है जो सेकंड लास्ट है AM माइनस वन, इनका रेशियो है 5:9। तो हमें बताना है कि m की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब लगा देते हैं। अब देखो ये AP है, तो AP है तो कोई कॉमन डिफरेंस भी होगा, नहीं पता तो क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस कितना है, D। तो पहला नंबर क्या है, देखो यहाँ से लेके 1 से लेके 31 तक सब कुछ किसके बराबर, सब कुछ किस में आता है, AP में आता है। तो ऑब्वियसली पहली टर्म क्या हो गई, 1 हो गई। दूसरी टर्म क्या है, A1। तो A1 कैसे निकालेंगे, इस 1 में D जोड़ूंगा तभी तो A1 मिलेगा। देयरफॉर A1 इज 1 प्लस D, A2 विल बी 1 प्लस 2D। ऐसे करते करते AM क्या हो जाएगा, 1 प्लस M इंटू D, और ये 31 क्या हो जाएगा, 1 प्लस M प्लस 1 इंटू D हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि A1 में एक बार D आया, A2 में 2 बार D आया, फिर ऐसे AM में M बार D आ जाएगा। तो AM से आगे एक और है 31, तो उसमें एक और ज़्यादा बार D आ जाएगा, तो M प्लस 1 टाइम्स D आ जाएगा। ठीक है, ये हमेशा ये वाला क्यों करता हूँ, ताकि हमें यहाँ से D का अंदाज़ा मिल जाए कि D क्या होगा। तो देयरफॉर 31 इज इक्वल टू 1 प्लस M प्लस 1 इंटू D। 31 की जगह ये आ सकता है, तो आएगा तो 31 ही, कांस्टेंट तो 31 ही है, लेकिन ऐसा हम समझ सकते हैं ताकि अननोन्स को हम पकड़ सकें।
1 इधर चला गया तो 30 हो गया, यहाँ पे m+1 इंटू डी आ गया। डी निकालने के लिए ये करते हैं, m निकालने के लिए नहीं कर रहा मैं, m के लिए तो फिर ये लगाऊंगा। तो d कैसे निकाला, 30/m+1, इधर m+1 मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू d, ये d बन गया। अब आते हैं इस पर, यहाँ पे a7 का जिक्र किया जा रहा है, तो a7 क्या होगा, a7 हो जाएगा कितना, जैसे a1 है 1+d, a2 है 1+2d, तो a7 हो जाएगा 1+7d। सिमिलरली am-1 क्या हो जाएगा, 1+m-1 इंटू डी। समझ पा रहे हो कैसे किया, यहाँ पे 7 है तो इधर 7 आ गया, यहाँ पे m-1 है नीचे तो यहाँ पे m-1 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है ये, तो लगाता हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ पे d की वैल्यू ये है ना, ये रख देता हूँ, चलो रख दो। यहाँ पे क्या बन गया, 1+7d, तो 7 इंटू 30/m+1, यहाँ पे ना d, इसकी जगह मैंने ये रख दिया। सोल्व करेंगे इसको तो ये क्या बन जाएगा, 1+7=21, 210/m+1, और इधर क्या बन जाएगा, देखो ये 1+m-1 इंटू डी, तो यहाँ पर d की जगह वो रख दूंगा मैं, कितना, 30/m+1। अच्छा, इस d के साथ मल्टीप्लाई में भी m-1, तो यहाँ पर मैं m-1 भी लगा दूंगा। ठीक है, तो ऐसा ये हो गया। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, a7/a-1 दे रखा है 5:9, तो a7 क्या हो गया, ये हो गया 1+210/m+1 डिवाइड बाई am-1, ये हो गया, ये लिख देता हूँ 1+30 इंटू m-1/m+1, RHS में 5/9 हो गया। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं। ये बड़ा डिवीजन है तो ये बड़ा डिवीजन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ऊपर छोटा सा डिवीजन है उसको एलसीएम ले लेते हैं, m+1 इधर आ जाएगा, तो m+1 + 210/m+1। नीचे की तरफ भी एक छोटा सा डिवीजन है तो इधर भी एलसीएम ले लेता हूँ, ये इसके पास आ जाएगा, तो m+1 + 30m-1/m+1। RHS में 5:9, साथ साथ चल ही रहा है, m+1 से m+1 कट जाएगा। अब यहाँ पर ओनली ये m के अंदर एक इक्वेशन आ गई, ओनली m ही m है, तो अपना जो टारगेट था m निकालने वाला वो पूरा हो जाएगा। तो क्वेश्चन वैसे कंसेप्चुअली तो ख़त्म हो चुका है, बस कैलकुलेशन बची है। तो यहाँ पर ये m+1 + 210, तो क्या बन जाएगा, m+211, ठीक है, डिवाइड बाई, फिर ये है, देखो ये एक m है, यहाँ पे 30m अंदर से निकलेगा तो 31m हो जाएगा। फिर कितना आएगा, प्लस या माइनस, एक बार रुको, यहाँ पे क्या है, 30 इंटू -1 होगा तो -30, और +1 माइनस का 29 हो जाएगा, माइनस का आएगा, इक्वल टू 5/9। कैलकुलेशन अब बचती है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 9m, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1899, 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 515m - 29 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो इसका आधा 145, हाँ ये हो गया। अब बची कुछ कैलकुलेशन, इस 9m को उधर ले जाता हूँ, और ये 145m इसको इधर ले आता हूँ ना, 145 को, तो उधर चला गया तो कितना बन गया, ये इसमें से माइनस हो जाएगा तो 146m आ गया, ये इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये 1899 है, उसमें 145 जोड़ना, तो इसको आप ऐसा समझ लो कि 1900 में इसका एक लेके इसको दे दिया हमने, ये 144 हो गया, इसमें जोड़ना है हमें, तो ये क्या बन गया, ये 20 and 44 हो गया। ठीक है, तो इधर आके क्या बन जाएगा, 2044। हमें चाहिए m, तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ अब इसके डिवाइड में, तो m की वैल्यू क्या होगी, 2044/146। तो इसको सोल्व करने पर हमें मिलेगा 14, है ना। आप थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग करके देखोगे तो यही हमें मिलेगा 14। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन हो जाएगा। 9 तो देखो कैलकुलेशन यहाँ पे करना अपना मेन पर्पज़ नहीं है, तो आप कैलकुलेटर से कर लेना अभी फ़िलहाल तो, लेकिन कैलकुलेशन ओवरऑल आपको करनी आनी चाहिए। तो आंसर कितना आएगा इसका, 14। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, बचे हुए जो 2-3 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।